नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुंबई शहर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक ऐसी खौफनाक और भूतिया कहानी लेकर आया हूं ना। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में क्या क्या होता है, कितनी अजीब घटनाएं होती हैं और जिसका सामना ऐसी घटनाओं से होता होगा वो रात को सो कैसे पाता है, इन घटनाओं को भूल कैसे पाता है। एक बार आप खुद को उस जगह पर रख कर देखिएगा, फिर सोचिएगा अगर आप उस जगह होते क्या इन बातों को भुला पाते या पूरी जिंदगी से याद करके डरते ही रहते। दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है महेश जी की, जो कि मुंबई शहर में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। वो अंधेरी वेस्ट में रहते हैं और ज़्यादातर रात के वक्त ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। वैसे समय समय की बात है, कभी वो दिन के वक्त भी चलाते हैं, लेकिन उनकी कमाई सबसे ज़्यादा रात के वक्त ऑटो रिक्शा चलाने में होती है। जैसे कि रात के 8 बजे से किसी ट्रेन स्टेशन के पास या किसी सिनेमा हॉल के पास, किसी शॉपिंग मॉल के पास, जब ऐसे समय पर कोई घूमने के लिए गया हो, तब बाहर निकलते वक्त उसे चाहिए होता है कोई ऑटो रिक्शा या कोई टैक्सी जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि भीड़ से जल्दी वो दूर हो पाए। और इसलिए कभी कभी उनकी कमाई ज़्यादा हो पाती है। वो फ्री नहीं बैठते रात के वक्त, हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ से इधर, तो रात के वक्त कमाई ज़्यादा हो जाती है। दिन के वक्त तो सभी ऑटो रिक्शा वाले होते हैं। अब एक जगह आप हैं, वहाँ कई ऑटो रिक्शा वाले आ गए, कभी सवारी आपके ऑटो में बैठेगी, कभी नहीं बैठेगी, तो कई बार कुछ घंटे ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है। लाइन लगी होती है ऑटो वालों की, तो उससे कमाई थोड़ी कम होती है। रात के वक्त कंपटीशन नहीं होता, सभी तो घर गए होते हैं। कम ही ऑटो रिक्शा वाले हैं जो रात को ऑटो चलाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा महेश जी उठाया करते थे। अब महेश जी ने मुझे अपने साथ घटी कुछ घटनाओं की जानकारी दी है। उसमें से सबसे पहली घटना के बारे में बात करते हैं। वैसे महेश जी 16 सालों से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। साल 2009 और 10 में उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था और अब तक 16 साल उनके पूरे हो चुके हैं। ये बात लगभग 8 से 9 साल पहले की है। अब ये जनवरी का महीना था। वो रात के वक्त एक सवारी को लेकर एक खास जगह छोड़ने के लिए गए हुए थे, जो कि रेजिडेंशियल एरिया था। तो वहाँ पर ऑटो से उन्होंने एक सवारी को छोड़ा और उसके बाद उन्हें मेन रोड पर आना था, ताकि वापस जाने से पहले पहले कोई सवारी मिल जाए, ताकि मैं वहाँ पर भी चला जाऊँ। अब खाली ऑटो लेकर जाऊँगा तो तेल का खर्च तो हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई सवारी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कहीं और जाने के लिए भी सवारी मिल गई तो भी ठीक है। इसके बाद एक जगह से जब महेश जी निकल रहे थे, वहाँ पर उन्हें एक औरत मिली। वो औरत हाथ दे रही थी। अब ये जगह ऐसी थी, ज़्यादातर जो घर थे ना पुराने से लग रहे, कह सकते हैं एक खास कॉलोनी में वो गए हुए थे। वहाँ पर औरत ने हाथ दिया तो महेश ने ऑटो रोक लिया। अब उस औरत ने ज़्यादा बात नहीं की, सीधा ऑटो में आकर बैठ गई। फिर थोड़ा हाँफ रही थी, लग रहा था कहीं से भाग कर आई होगी या ऑटो को उसने देखा घर से भागी भागी बाहर की तरफ निकली होगी। थोड़ी हाँफ रही थी। तो इस पर महेश ने कहा कि ज़रा सांस ले लीजिए, इतनी जल्दी नहीं है, तो बताइए फिर आप कहाँ जाना चाहेंगी। उस औरत ने कहा, एक खास जगह के बारे में बताया कि मुझे वहाँ पर जाना है। जिस पर जो महेश था वो कहने लगा कि जी मैं तो दूसरी तरफ जाने वाला हूँ, वो जगह इस तरफ है, कोई होगी 10 से 12 किलोमीटर। लेकिन वो औरत कह रही थी कि मैं ज़्यादा रुपए देने को तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ तक ले चलिए। जिस पर महेश कहने लगा, अब 10 से 12 किलोमीटर की ही बात है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। वो औरत खुश हो चुकी थी। जिस पर जो महेश था उस तरफ ऑटो चलाने लगा। फिर वो ऑटो चलाते वक्त उस औरत से बात भी कर रहा था, पूछ भी रहा था कि उस जगह क्या मुझे आपको छोड़कर आना है, फिर वहाँ आपका घर है या क्या है। वो बस उस जगह के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर वो पहले नहीं गया था। वो एरिया में नहीं जाता था क्योंकि वहाँ की कोई सवारी नहीं मिलती थी। रेजिडेंशियल एरिया में सवारी कम मिलती है। हमेशा वो किसी खास जगह से छोड़कर आने का काम किया करता था। फिर वो औरत से बात करने की जितनी भी कोशिश करता रहा, वो औरत सवालों को घुमा रही थी, सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रही थी।
जब जैसे कि जो महेश था उसने सवाल पूछा कि वहाँ पर आप किसी से मिलने जा रही हैं, तो वो औरत कह रही थी एक तो देर ही बहुत ज़्यादा हो गई है, आप थोड़ा तेज़ नहीं चला सकते, वहाँ पर जाना है किसी से, हाँ मिलना ही है, अब क्या बताऊँ। ऐसे बातों को थोड़ा सा छिपा रही थी। तो महेश को लगा कि होगी कोई बात, अब ज़्यादा नहीं बताना चाहती तो मैं तंग भी नहीं करूँगा। तो आराम से महेश ऑटो चलाने लगा। 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां थोड़े कम घर थे और एक तरफ उसे एक कब्रिस्तान नज़र आया। अब उस औरत ने कह दिया ज़रा यहीं पर रुको। फिर महेश कहने लगा जी ठीक है। जब वो औरत ऑटो से बाहर निकली वो महेश को कहने लगी कि बस 15 मिनट, मैं 15 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं पर रुके रहना, ज़्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगी। फिर महेश कहने लगा जी मैं तो आपको छोड़कर जाने वाला था, अब 15 मिनट रुकूं मैं। वो कहने लगी प्लीज़ 15 मिनट रुक जाइए ना, बस अभी गई मैं और अभी आ गई। जिस पर महेश कहने लगा चलो ठीक है। अब वो जो कब्रिस्तान था वो आगे था, कुछ और छोटी मोटी इमारतें आसपास भी बनी हुई थी। ऑटो उस औरत ने थोड़ा दूर लगाने को कहा था। अब वो चलकर जिस तरफ जा रही थी ना, सामने कब्रिस्तान ही था। तो जो महेश था वो एक बार सोचने लगा कि रात के वक्त ज़्यादातर ऐसे कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिलती, गेट लगा होता है, कोई ना कोई चौकीदार होता है, तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन ये तो चलकर उस तरफ जा रही है, रात को कब्रिस्तान में जाना चाहती है क्या? लेकिन वो जो औरत थी ना, कब्रिस्तान वाला वो जो मोड़ था उससे पहले वाली एक गली की तरफ मुड़ गई। फिर जो महेश था वैसे ही मुस्कुराने लगा और जैसा उस औरत ने कहा था कि 15 मिनट रुको मैं आती हूँ, तो 15 मिनट महेश रुका था और वो औरत आ गई वापस। फिर ऑटो में बैठी और कहने लगी अब मुझे घर छोड़ दो, मेरा काम हो चुका है। इस पर जो महेश था वो कहने लगा कि चलिए ठीक है निकलते हैं। महेश ने पूछने की कोशिश की किसी से मिलने गए थे, तो वो औरत फिर से बात घुमाने लगी जैसे कोई उसका राज हो, क्योंकि महेश कभी कभी ऐसे देखा करता था कुछ लड़के लड़कियां ऑटो में बैठ गए हैं, किस कर रहे हैं, किसी का चक्कर चल रहा है, किसी की शादी हो चुकी है, 50 साल की औरत है, किसी से मिलने जा रही है, कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है। तो जो महेश था उसे ऐसी बहुत सारी बातों की जानकारी थी। तो जो महेश था वो आंखें पढ़ लिया करता था कि कोई कुछ छिपा रहा है, आंखें चुरा रहा है, सच नहीं बता रहा है। तो उसे लगा इसका चक्कर तो नहीं चल रहा, चलो छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है ना। इस पर महेश उसे वापस उसी जगह छोड़ने लगा जहां पर उसे ऑटो में बिठाया था। फिर वहीं पर वो औरत उतरी और फिर जो महेश ने मीटर में देखा जितना बिल बन चुका था, उस औरत ने थोड़े ज़्यादा रुपए दिए। इस पर महेश खुश हो गया। फिर वो औरत कहने लगी देखो मुझे ना यहाँ से जाने में बड़ी परेशानी होती है, ये जगह कोई ऑटो नहीं आता, चलकर काफ़ी दूर जाना पड़ता है, मेरे घुटने में थोड़ा दर्द होता है, मैं लंगड़ा कर चलती हूँ, क्या तुम रात के 10 बजे के करीब यहाँ आ सकते हो? मुझे बस वहाँ पर छोटा मोटा काम होता है, 10-15 मिनट की ही बात होगी, क्या तुम मुझे यहाँ से वहाँ ले जाया करोगे? इस पर महेश कहने लगा जी मेरे लिए थोड़ा दूर पड़ेगा, मैं तो एक सवारी को छोड़ने के लिए इस तरफ आया था। फिर वो औरत कहने लगी देखो मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना। महेश कहने लगा जी माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कभी कभी मैं आ सकता हूँ, आप कब यहाँ पर मिलेंगी? हर रोज़ तो मैं नहीं आ पाऊँगा अगर आप हर रोज़ की बात कर रही हैं, लेकिन हाँ इस तरफ कभी आऊँगा तो रात के 10 बजे अगर मैं नज़दीक हुआ तो मैं आ सकता हूँ। तो आपका कौन सा घर है? जब महेश ने घर की बात की वो औरत घबराने लगी और कहने लगी तुम रात के 10 बजे यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी, जब भी आए, चाहे 2 दिन बाद 10 दिन बाद, मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी। तुम्हारे ऑटो को देखने के बाद मैं समझ जाऊंगी, ऑटो की आवाज़ से मैं पहचान कर लूंगी। अब वो जो इलाका था ना थोड़ा शांत था और मुंबई में ऐसे शांत इलाके कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर भीड़ भाड़ ही मिलती है। तो इस पर महेश को लगा चलो ठीक है, खुद ही देख लेगी, जब इस तरफ कभी आऊँगा तो राउंड लगा दिया करूँगा रात के 10 बजे के करीब अगर मैं इस तरफ हुआ। तो उसे मौका 4 से 5 दिन बाद ही मिल गया। इस तरफ एक और किसी को छोड़कर आना था थोड़ा आगे, तो उसे लगा मैं बीच से निकलता हूँ। वक्त तो करीब 9-9:15 का था, उसे लगा वहाँ से निकलता हूँ, अगर आवाज़ सुनकर वो औरत आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं निकल जाऊँगा, वैसे भी मेरे लिए शॉर्टकट होगा। तो जैसे ही महेश उस जगह से निकल रहा, वो औरत ने दूर से ही भागते भागते हाथ देना शुरू कर दिया। एक तो उसने साड़ी पहनी हुई थी, उससे भागा नहीं जा रहा था, फिर भी वो हाथ देकर कह रही रुको रुको रुको। तो महेश ने रोक लिया। 9:30 का वक्त हो चुका था। फिर वो औरत जल्दी से ऑटो में बैठी और कहने लगी
तुम तो जल्दी ही आ गए। मुझे लगा था जैसे तुमने कहा कि मुझे इस तरफ आने में थोड़ी परेशानी होती है, मुझे लगा 1 महीना शायद तुम नहीं आओगी, लेकिन तुम तो जल्दी आ गए। मैंने ऑटो की आवाज़ सुनी, मैं भागी भागी आई हूँ बड़ी मुश्किल से। इस पर महेश कहने लगा, चलिए ठीक है, फिर आपको वहीं पर लेकर जाना है? उस औरत ने कहा, बिल्कुल, मुझे वहीं जाना है। तो जल्दी तुम ऑटो चलाओगे? वैसे मुझे अगर थोड़ा जल्दी पहुंचा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महेश फिर ऑटो लेकर गया उसी जगह। उस औरत ने उस गली से काफ़ी पीछे ही ऑटो को रोकने के लिए कह दिया। महेश कह रहा था, आप लंगड़ा कर चल रही हैं, आगे तक आपको छोड़ देता हूँ। उसके घुटने में चोट नहीं लगी थी, ऐसा लग रहा था कि पहले कोई चोट लगी होगी, टांग में कोई परेशानी है कि ये लंगड़ा कर ही चल रही होगी। लेकिन उस औरत ने कह दिया, नहीं, यहीं रोको, वहाँ पर मत आना, परेशानी हो सकती है। इस पर महेश को लगा कि इसका तो चक्कर ही चल रहा है, ये नहीं चाहती कि किसी को पता लगे। चलो ठीक है, आप 15 मिनट में आ जाएंगी ना? उसने कहा, हाँ, मैं 15 मिनट में आ जाऊंगी। तो महेश वहीं पर रुका हुआ। वो औरत चल कर गई, 15 मिनट में वापस आ गई। और जब वापस आई, ऑटो में बैठी, फिर महेश ऑटो चलाने लगा। फिर से उसे उस घर के करीब छोड़ा। वो महेश को जो रुपए दिया करती थी ना, जैसे 50 का नोट, फिर 10 का नोट, 100 का नोट भी, वो काफ़ी गंदा सा नोट होता, जैसे उस पर मिट्टी लगी होती। अब जो महेश था वो नोट इसलिए ले लिया करता क्योंकि हालत ठीक होती, मिट्टी लगी होती, थोड़ा सा पुराना नोट लगता, लेकिन कोई फटा हुआ नोट दे फिर तो आप मना कर भी सकते हैं। हल्की फुल्की मिट्टी लगी है, मना क्या करेंगे, झाड़ कर ऐसे रखना ही होगा। लेकिन वो ज़्यादा रुपए देती थी तो महेश खुश हो जाता था। फिर वो कहने लगी कि तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते क्या? इस तरफ आने में तुम्हें ज़्यादा परेशानी होती है, मुझसे रुपए ले लिया करो ना, मैं 50-100 तुम्हें ज़्यादा दे दूंगी, यहाँ आने का तेल का खर्च तुम्हारा हो जाएगा, मुझे हर रोज़ छोड़ दिया करो ना। महेश फिर से हिचकिचाने लगा, लेकिन 2 बार उसने टिप दी थी, ज़्यादा दी थी। अगर वो टिप देगी, इस तरफ आने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। और जाते वक्त पिछली बार भी एक सवारी मिल गई थी, उसे लगा दोबारा अगर कोई सवारी मिल गई फिर मैं कल ज़रूर आ जाऊंगा। और उसने उस औरत को कह दिया कि कल जी फिर टाइम लगा तो मैं आ जाऊंगा, ये सोचकर कि जाते वक्त सवारी मिल जाए। और उसकी किस्मत, जाते वक्त भी एक सवारी मिल गई। वहाँ से आगे निकलने के लिए एक परिवार जा रहा था। ऑटो देख लिया, भाई यहाँ पर ऑटो, हमें तो आगे तक चल कर जाना था। ऑटो मिला, वहाँ बैठे, उन्हें एक जगह उन्होंने स्टेशन के पास कहीं छोड़ दिया। तो ऐसे जाते वक्त भी सवारी मिल गई तो उसे लगा इस तरफ आने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आता हूँ, अगर तेल का खर्च मिल जाए तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, टिप मिल जाएगी एक्स्ट्रा तो ठीक है, उसकी परेशानी भी दूर होगी, जो अपने बॉयफ्रेंड वगैरह से जिससे मिलने जाना चाहती हो। वैसे मुझे शक है, पक्का नहीं कह सकता, किसी औरत के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन भी जो महेश था वहाँ पहुँचा, उस औरत को उस कब्रिस्तान के पास छोड़ा, 15 मिनट में वो वापस आई। ऐसे 10 से 12 दिन निकल चुके थे। जो महेश था उससे सवाल पूछा करता था, लेकिन वो बात को घुमा दिया करती थी, सीधे मना नहीं करती थी। 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस बार वो औरत जब उस ऑटो में बैठी थी, वक्त होगा 10 बजे का, वो बड़ी खुश लग रही थी, बहुत ज़्यादा खुश, जैसे आज कोई खास दिन हो। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए, बड़े साफ लग रहे, जैसे नए ही लेकर आई हो, चमक रही थी खड़ी। ऑटो में जो बैठी तो उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर महेश ने भी सवाल पूछा, जी आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। उस औरत ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, चलो चलो जल्दी चलो, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। तो महेश ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए। फिर वो रास्ते में पूछने की कोशिश कर रहा। वो औरत इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इस बार जवाब दे रही थी। उसने अपने घर के बारे में भी बताया, उसने अपने 2 बच्चों के बारे में भी बताया, अपने पति के बारे में भी बताया। लेकिन फिर उनके बारे में बात करते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन फिर ये भी सोचती, चलो कोई बात नहीं, जो छूट गया सो छूट गया, अब याद करने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। तो महेश कहने लगा, अजी छूट गया कैसे, आपका तलाक होने वाला है क्या? ये ज़बान से शब्द महेश के निकले और वो थोड़ा गुस्सा करने लगी। अरे ऐसे अपशब्द मत बोलो, हमारे घरों में तलाक नहीं होते, हम जिंदगी भर साथ निभाते हैं। फिर महेश ने कहा, फिर आप दूर क्यों होने वाली हैं? ऐसे ज़बान में कुछ शब्द उसने हिचकते हुए बोले, क्योंकि उसे शक तो था कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं अपने पति को, बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भागने वाली हो, ऐसा कुछ।
लेकिन वो बता नहीं रही थी। और अब थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं रही महेश में कि ऐसे किसी के बारे में गलत कयास नहीं लगा सकते। इसकी बातों से ऐसा लग रहा है बड़ा कह रही है कि अब वक्त आ गया है थोड़ा दूर जाने का, अब क्या करूं, मजबूरी है, करना तो होगा, ऐसे कर रही थी। जब वो ऑटो से उतरी थी, उसके हाथ में जितने रुपए थे ना, 500-600 होंगे, उसने पकड़ा दिए सीधा महेश के हाथ में। महेश ने देखा गंदे गले हुए नोट थे, चल सकते थे लेकिन पुराने से लग रहे, ऐसे करके उसने जैसे पकड़े हुए ऐसे ही हाथ में रख दिए। और उसके बाद महेश को कहा ज़रा बाहर आना। महेश बाहर आया, उसे गले से लगाया। महेश देखने लगा कि कोई औरत ऐसे किसी पराहे मर्द को ऐसे थोड़ी ना, ऑटो वाले को कौन गले लगाता है, मैंने किसी की क्या ही मदद कर दी है, किसी की जान बचाई है मैंने। फिर वो औरत कहने लगी तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे वहाँ से यहाँ आने में बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब से वहाँ तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो चुका है, अब मैं आज़ाद हूँ। उसने आज़ाद शब्द का इस्तेमाल किया और कहा अब रुकने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो, अब वहाँ पर भी मत आना, मेरा काम हो चुका है, अब मैं वहाँ पर नहीं मिलूंगी। थोड़ा चलकर वो आगे गई। महेश का इतने में दिमाग घूमने लगा, चल क्या रहा है, मुझे पता करना है, मेरे अंदर खलबली मच रही है, मैं जानूं तो सही। वो औरत घूमकर उस गली में गई थी। महेश छिपते छिपते पीछे गया। किससे मिलने जाती है, क्या है, मुझे पता तो लगे, बाद में कोई परेशानी हो गई, इसे ढूंढने के लिए लोग आए, पुलिस वालों को मेरे ऑटो के बारे में पता लगा तो कुछ तो बता सकूंगा, ऐसे थोड़े ना है कि फिर मैं किसी पचड़े में फंस जाऊं। तो पीछे गया। वो औरत सफ़ेद कपड़े पहने आसानी से दिख रही थी, पीछे से घूम कर गई और जैसा उसने सोचा था, भाई जा वो कब्रिस्तान में ही रही है, पीछे वाली छोटी दीवार फांद कर गई अंदर। महेश भी देखने लगा कब्रिस्तान में क्या करने गई है, इसका तो चक्कर चल रहा है, पक्का ये किसी से मिलती है कब्रिस्तान में, कोई शक भी नहीं करेगा। फिर जो महेश था वो कब्रिस्तान की दीवार पर, वहाँ से उसने देखा वो कब्रिस्तान कोई इतना बड़ा भी नहीं, कोई दूर चला जाए तो नज़र ना आए, 4 दीवारी एक जगह से नजर आ जाती है। तो वो दीवार पर चढ़ा, उसने उस औरत को देखा था। अब वो जो औरत थी ना, वो चलती हुई गई एक कब्र के पास और फिर उस कब्र में लेट गई। कब्र के ऊपर नहीं लेटी थी, ऐसे अंदर चली गई मिट्टी के, जैसे कोई आत्मा हो। महेश तो देखता रह गया, उसकी समझ में सब कुछ आ चुका था। उसकी बातों पर जो उसके सवाल उठ रहे थे ना, हर एक सवाल का जवाब उसे मिल गया। उसकी आज़ादी, बच्चों को छोड़ना होगा, आखिरी बार यहाँ आना, वो आज़ाद होने वाली है, सारी बातें। और वो भागा, भगवान को याद करके वो तो भागा, ऑटो लेकर निकला। दोबारा वो उस जगह नहीं गया, उसने कोई जानने की कोशिश नहीं की। अपनी आंखों से देखने के बाद किसी से सवाल करने में आप हिचकिचाएंगे, सच जान चुका था वो, क्यों वहाँ से वो यहाँ पर आते थे और अब आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद उसकी आत्मा को शांति मिलने वाली थी, जो वो भटक रही होगी, उसे उस ऑटो के ज़रिए वहाँ तक जाने का जो रास्ता था, जो भी चीज़ थी वो मिल गई और फिर वो दोबारा नहीं मिली जैसा उसने कहा था। ये महेश जी की ऐसी घटना थी ज़िंदगी की जिसे महेश जी याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ ये ऐसी एक ही घटना नहीं हुई है, कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, जैसे छोटी मोटी कुछ घटनाएं जिस पर हमेशा हमें शक रहता है कि ये भूतिया घटना थी, वो आदमी बड़ा अजीब था, मुझसे बात की लेकिन किसी और ने नहीं देखा, छोटी मोटी घटनाएं भी हुई। लेकिन मैं दूसरी वो घटना के बारे में आपको जानकारी देता हूँ जिसे सुनने के बाद या कहूँ पढ़ने के बाद मुझे खुद सोचना पड़ गया कि अगर किसी के सामने ऐसा हो, मेरे सामने ऐसा हो, तो मेरी हालत तो खुद पतली हो जाएगी। अब इसके काफ़ी समय बाद जो महेश जी थे रात के वक्त ऑटो चलाया करते थे, क्योंकि उस चीज़ से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनकी ज़िंदगी की एक डरावनी घटना ज़रूर बन गई थी जिस पर वो ज़्यादा ध्यान दिया करते। अब एक बार बारिश का मौसम था, रात के वक्त वो ऑटो को खाली ही लेकर आ रहे थे। अब एक जगह एक आदमी ने उन्हें हाथ दिया, वहाँ पर कुछ और लोग भी आगे थे, लेकिन वो जैसे बारिश के कारण छत के नीचे कहीं छिपे हुए थे। ये आदमी बारिश में ही खड़ा था और जैसे जल्दबाजी में हो कि ऑटो नज़र आया है, मैं जल्दी से हाथ दे दूँ। तो जो महेश था उसने ऑटो को रोका और वो आदमी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, मुझे यहाँ पर जाना है, क्या तुम जाओगे? अब महेश ने देखा, सोचा, अच्छा वो इतने किलोमीटर है, फिर कह दिया जी थोड़ा भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि है जगह दूर। उसने कहा ठीक है, तुम जाओगे ना? महेश ने कहा बैठिए जी बैठिए, बैठिए जी बैठिए कहा।
जिसके बाद महेश आगे देखने लगा कि आगे कोई आया तो नहीं, मैं निकालूं, ज़रा सा ऑटो हिले, पता लगे कि वो बैठ गया है, फिर मैं निकलूं। वो आदमी पीछे ही था, बैठा होगा, ज़रा सा ऑटो शायद हिला था, पैर रखा होगा। फिर जो महेश था कहने लगा, जी फिर चलें, बैठ गए आप? ध्यान उसका आगे। दोबारा उसने पूछा, जी बैठ गए, जवाब दीजिए, कोई और भी आपके साथ? कोई जवाब नहीं। महेश ने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो में कोई नहीं। महेश इधर उधर, अरे भाई साहब कहाँ हो? महेश भीगना नहीं चाहता था तो सर को थोड़ा बाहर निकाला, क्योंकि बारिश तेज थी तो सर भी भीग रहा। अरे पीछे भी नहीं, इधर भी नहीं, कहाँ चले गए भाई? जाना है ऑटो। महेश 2 मिनट वहां पर रुका रहा, देखता रहा। बाहर एक बार निकला, थोड़ा सा भीगा और कहने लगा, भाड़ में जाए, अब रुकने को कहा है, बैठना है या नहीं बता तो देता। इस पर जो महेश था गुस्सा हो गया और फिर ऑटो लेकर वहां से निकला। बारिश के कारण रात का वक्त था और वैसे भी वो चलाया करता था ऑटो 1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक, अगर ज़रूरत हो, फिर कोई सवारी है, किसी ने कहा है कि यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो चला लिया करता था। वैसे 1-1:30 तक वो थक जाया करता था और बस, उससे ज़्यादा नहीं चलाता था। तो ऐसे ही 1:30 बजे तक बारिश रुक चुकी थी। सबसे पहले वो गया, जो ऑटो यूनियन वाले थे ना, इकट्ठे वहाँ पर ऑटो जो रात के वक्त लगाते थे, क्योंकि रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक ज़्यादातर सब कुछ बंद ही हो जाता है। कहते तो हैं कि मुंबई दिन रात चलती है, लेकिन 1 बजे से लेकर 4 बजे का जो वक्त है सब कुछ बहुत धीमा होता है। नाइट लाइफ 1 बजे तक खत्म हो चुकी होती है। दिन में काम करने वाले 4 बजे से पहले उठते नहीं, तो ये वो समय है जब पूरी तरह से मुंबई शहर बंद बंद सा रात के वक्त महसूस होता है। तो जो रात को ड्राइव करने वाले ऑटो, वो ऑटो यूनियन में इकट्ठे ऑटो लेकर पहुंचते हैं। अब वहाँ पर जो महेश था वो ऑटो लेकर पहुंचा, एक जगह पर ऑटो लगाया। वहाँ पर उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहीं पर भी ऑटो को रोको, ऐसे छोड़कर निकलो तो डर रहता है, कोई चीज़ निकाल ना ले, ऐसा ना हो। लेकिन इस यूनियन में जहाँ पर वो ऑटो लगाते हैं वहाँ ऐसा कोई डर नहीं होता। जल्दी से उसने चाबी निकाली और देखा कि मैं एंट्री करवा के आता हूँ, बात करता हूँ, किसका क्या फ़ायदा हुआ, किसी से कोई नई कहानी को सुनने को मिल जाए कि कोई एक्टर आकर बैठा है, भाई वो सेलिब्रिटी ऑटो में आकर बैठी थी, वो लड़की वो मेरी फेवरेट है, ये वो, ऐसे कहानियाँ वहाँ रात के वक्त कभी कभी सुनाया करते थे। क्योंकि रात के वक्त कई सेलिब्रिटी ऐसे ऑटो में बैठते हैं, मुझे वहाँ छोड़ दो, और मुंह को ढका होता है, लेकिन ऑटो वाले पहचान जाते हैं, ये तो वो है ना, वो टीवी में आते हैं, लेकिन रात के वक्त ऑटो का सफ़र भी करते हैं, दिन के वक्त भीड़ में नहीं करते। तो ऐसे वहाँ पर वो बातें कर रहे। अब तभी एक और जो ऑटो वाला था वो आया, दोस्त था महेश का। उसने महेश को आकर ही कह दिया, अबे महेश, सवारी को बीच में बिठा कर आया है, क्या हुआ, बातें करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्या? इस पर महेश कहने लगा, सवारी भाई, कौन सी सवारी? उसने कहा, तेरा ही ऑटो है ना वो, पीछे लगाया तूने, मैं पहचानता हूँ तेरे ऑटो को, बीच में कोई बैठा हुआ है, आदमी है वो। महेश ऐसे, आदमी मेरे ऑटो में कौन बैठा है? इस पर जो महेश था भागा भागा गया ऑटो में देखने के लिए कि मेरे ऑटो में कौन बैठा है। भाई सामान है पीछे, खाने पीने का कुछ डिब्बे हैं, निकाल ना ले यार। जैसे ही महेश ऑटो के पास पहुंचा, देखा कोई नहीं है। सीट भीगी हुई ज़रूर लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई गीला आदमी हो जो बैठा हो, तो पानी थोड़ा सा था। फिर महेश कहने लगा, यार कोई बैठा होगा, मेरा दोस्त है, झूठ तो नहीं बोलता, मजाक नहीं करता, वो सच्ची बोलता है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई तो था, कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बैठा होगा, कोई टेम्पो यूनियन वाला या ऑटो यूनियन वाला ही होगा, बैठा होगा, कोई बात नहीं। चलो वापस गया, कुछ समय लगाया, ऑटो लेकर निकला, क्योंकि ऑटो वो घर के पास लगाया करता था। तो जैसे ही घर के पास उसने ऑटो लगाया, वो सीधा गया अंदर। अब उसकी माँ ने देख लिया कि महेश आया है, अब खाना वाना खाकर आया है। उसकी माँ उठ जाया करती थी और हमेशा पूछा करती थी कि महेश खाना खाया कि नहीं। अम्मा है तो पूछना है कि खाना नहीं खाया तो बना दूँ, 2-2:30 बजे का वक्त है, अगर खाना है तो बना दूँ। तो महेश ने कहा, नहीं माँ, नहीं बनाना, मैं खाकर ही आया हूँ, तुम सो जाओ। तो उसकी माँ वैसे ही बाहर गई पानी वानी लेने के लिए। तो माँ बाहर गई, बाहर से कुछ लेकर आई होगी, वापस आकर वो महेश को कहने लगी। इतने में महेश जो वो कपड़े थे ना ऑटो वाले, ड्राइवर वाले, वो उतार चुका था और एक बनियान पहना करता था, एक लुंगी पहना करता था, लुंगी को ऊपर की तरफ कर लिया करता, ऐसे सोया करता। घर में भी दिन के वक्त भी अगर कोई मिलने आए ना, ऐसे रहता था। तो ये उसकी घर की ड्रेस थी। तो घर की ड्रेस में वो आया हुआ था। तो उसकी माँ ने कहा, तुम किसी को छोड़कर नहीं आना, तुम्हारे ऑटो में बैठा है। जब ये बात जो महेश था उसने सुनी, माँ ऑटो में कोई नहीं है, ऑटो लगा दिए मैंने, अब मैं आराम करूँगा। माँ ने कहा, जो ऑटो में बैठा है वो कौन है फिर? ऐसे ही ऑटो में आकर बैठ गया, मैं देख कर आई हूँ,
मुझे लगा चलो तुम्हें जानने वाला होगा, तुम घर में कुछ लेने के लिए आए होगे, फिर तुम्हें निकलना होगा, सुबह वाली टाइमिंग हो गई होगी तुम्हारी। तो जो महेश था कहने लगा नहीं, बैठा है कोई, देखो तो ज़रा। महेश गया देखने, कोई नहीं। महेश ने आकर माँ से पूछा, माँ कोई नहीं है? तो महेश की माँ ने कहा मुझे नज़र आए, लगा कोई है। अब जो महेश की माँ थी वो बिना चश्मे के थोड़ा धुंधला नज़र आता था, तो महेश को लगा वैसे ही गलती लग गई होगी। अब महेश चढ़ा थोड़ा छत पर कुछ सामान रखा होता था, कभी कभी बाहर झांकने लगता था, नींद ना आई हो तो बाहर घूमने लगता था। अब ऊपर से उसने अपने ऑटो को देखा, वैसे ही मेरे ऑटो को देखूं, आसपास कुछ गाड़ी लगा दिया करते थे ऐसे। ऑटो में उसे एक आदमी नज़र आया। जैसे ही उसे वो आदमी ऑटो में नज़र आया वो हैरान, क्योंकि वो आदमी पहचान में तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना था कोई बैठा हुआ है। महेश भागा भागा नीचे गया, जब जाकर ऑटो में देखा कोई नहीं। फिर महेश को लगा कि कोई ऑटो में तो बैठ रहा है, भाई यहाँ कहीं छिपा होगा। महेश ने आवाज़ लगाई कि कोई है, कौन है भाई, छिपकर मेरे ऑटो में मत बैठ, देख जो भी है मैं पकड़ लूँगा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर जो महेश था वो वापस आ गया, छत पर चढ़ा, उसे वो आदमी नज़र आ रहा। फिर से नीचे गया, आदमी नहीं। महेश हैरान हो गया। फिर महेश चलता चलता पीछे देखता हुआ पीछे आया। भाई जब घर के पास आया ना, आदमी प्रकट हो गया, उसके ऑटो में आदमी प्रकट हो गया। वो इतना डर गया, हाथ पांव उसके फूल गए। डर कर अंदर आया, माँ को बताया। तब उसकी माँ बड़ी समझदार थी, धार्मिक थी, तो माँ ने समझाया, कौन है वो, कैसा लगता है, भूत है, मार डालेगा? महेश ने कहा नहीं, ये वो आदमी लगता है जो पूछ रहा था कि मुझे वहाँ जाना है। फिर ऑटो हिला, मुझे लगा पैर रखा है। फिर वो ऑटो में नहीं था, कहीं चला गया। मुझे लगा चला गया होगा कि नहीं बैठना उसे ऑटो में, कहीं और से चला जाएगा, या उसे रुपए थोड़े ज़्यादा लगे होंगे, ऐसा होता है कभी कभी, मना कर देते हैं लोग। लेकिन ये तो वो वाला है, पास से नज़र नहीं आता, दूर से नज़र आता है। आपको भी तो नज़र आया। और यूनियन में वहाँ पर भी किसी ने कहा कि एक सवारी बैठी है। माँ ने समझदारी से कहा, वो कहाँ जाने को कह रहा था? तो जो महेश था वो कहने लगा वो जगह उसने वो बोली थी। फिर ऑटो हिला तो माँ ने कहा वो बैठा है वहाँ जाने के लिए। कभी कभी जिसे भटकती हुई आत्माएं नज़र आती हैं उससे पूछती हैं मुझे वहाँ छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ते तो वो वहीं पर रहते हैं जब तक आप उस तरफ नहीं जाते। माँ की ये बात सुनने के बाद महेश घबराया हुआ था। भाई लुंगी और जो बनियान थी, लुंगी के ऊपर उसने पैंट पहनी, ऊपर से वो जो ऑटो वाले कपड़े पहने, तो ये पहनकर ऑटो में जाकर बैठा। वो आदमी नहीं नजर आ रहा, दूर से, पीछे की तरफ उसने नहीं देखा, ऐसे कांप रहा। डरता डरता ऑटो वहीं पर लेकर गया। अब देखिए 3 बजे वो उस जगह पहुंचा। अब उसने घड़ी देखी तो उसकी हालत ऐसे कर रहा कि 3 बजे का समय ही तो भूतों का होता है, ऐसा ना मुझे पकड़ ले, कंडर नजर आ रहे हैं। तो वहां पर उसने ऑटो में कहा, जी पहुंच गए भाई साहब, आप उतर सकते हैं। ऑटो से कोई उतरता हुआ उसे नजर नहीं आया, लेकिन आगे चलता हुआ नजर आया। अब पीछे से कहीं से निकला, जैसे ऑटो के पीछे कोई खड़ा हो ऐसे निकल कर आगे, और उसने देखते हुए कहा, भाई साहब धन्यवाद। ये कहकर आगे की तरफ वो बढ़ने लगा। जो महेश था उसने ऑटो भगाया वहां से, भाई सीधा घर लेकर आया। छत पर चढ़कर देखा कोई आया नहीं था, वहां पर छोड़ दिया उसे। उसकी माँ की बात बिल्कुल सही थी, वो शायद एक भटकती हुई प्रेतात्मा थी जो बाहर से नजर आ रही। ऑटो में बैठते ही वो नजर आना बंद हो चुका था। वो जहां जाना चाहता था उसके लिए वो बैठा हुआ, और महेश ने समझदारी से ऑटो वहीं पहुंचाया, तब जाकर उससे छुटकारा पाया। अब ये 2 घटनाएं थी जो कि महेश जी के साथ घटी थी। अब एक और घटना है जो महेश जी के साथ नहीं घटी, उनके किसी जानने पहचानने वाले के साथ नहीं घटी, लेकिन मुंबई के ही एक रितेश नाम के एक ऑटो ड्राइवर है जिन्होंने मुझे अलग से ईमेल करके ये कहानी भेजी है। अब इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रितेश जी हैं वो भी ऑटो चलाते हैं मुंबई में ही। महेश को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी रात के वक्त ही ऑटो कभी कभी चलाया करते थे। जब दिन के वक्त अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी तो थोड़ा रात को भी चलाते थे। जैसे घर में कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़्यादा ऑटो को चलाऊंगा तो ज़्यादा रुपए आएंगे, और वैसे भी उनकी 2 बेटियां थी तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते थे। इस बार वो रात के वक्त ऑटो चला रहे। अब एक आदमी था जो सूट बूट पहने हुए एक जगह पर उन्हें मिला। अब ऐसा लग रहा वो किसी होटल का मैनेजर हो। तो वो ऑटो में बैठा,
रितेश जी ने बात की आपको कहाँ जाना है। उसने एक जगह के बारे में बताया, मुंबई पुणे हाईवे। तो इस पर जो रितेश जी कहने लगे, जी भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इतनी दूर आप टैक्सी कर सकते थे। अब कई जगह ऑटो जाता तो है, लेकिन जो टैक्सी है लॉन्ग रूट में टैक्सी का भाड़ा थोड़ा कम लगता है। अब ऑटो में लॉन्ग रूट में जाना है भाई, बहुत भाड़ा लग जाता है। लेकिन उस आदमी ने कहा, अब चलो, मेरे पास समय नहीं है, मैं बैठ गया तो चलो। इस पर रितेश कहने लगा कि चलो, मुझे क्या, देखने में तो अमीर लग रहा है, दे देगा रुपए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि जो मिला उसी में बैठ गए। अब थोड़ा तेज़ चलाना, ये कह दिया। अब वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था, क्योंकि उसी एरिया में चलाता था, तो मुंबई पुणे हाईवे तक कभी कभी वो पहुँच जाता था। तो ऐसे ही वो पहुँच गया मुंबई पुणे हाईवे। वहाँ पर एक होटल, एक ऐसी जगह जहाँ उसे एक होटल नज़र आया, तो वो आदमी कहने लगा, वो देखो, वहाँ लेकर चलो। तो वहाँ पर यू टर्न लेकर रितेश ने ऑटो लगाया होटल के आगे। भाई ये होटल उसने पहले नहीं देखा था, इस तरफ आता था, कम आता था। ये देखा कैसा होटल है भाई, टूटा फूटा, टेढ़ा मेढ़ा, पुराना, आधा बना लग रहा है, आधा ऐसा लग रहा है बहुत पुराना है। जैसे जो डिज़ाइन था वो तो ऐसा लग रहा कि हाईटेक डिज़ाइन है, आगे की तरफ कुछ निकाला हुआ, नए डिज़ाइंस जो बिल्डिंग के बन रहे हैं वैसी डिज़ाइन वाली बिल्डिंग थोड़ी लग रही थी, 3 मंजिला। लेकिन जो दीवारें थी भाई पुरानी, बीच बीच में मिट्टी नज़र आ रही, तो उसकी समझ में नहीं आया पुरानी है या नहीं है, मुझे क्या। वैसे होटल ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, एक लाइट लगाई है, बाकी तो ढाबा सा लग रहा है, ये क्या है। अब जैसे ही वो आदमी उतरा, फिर वो जेब में हाथ डालकर कहने लगा कि तुम्हारे पास चेंज है। अब जो रितेश था उस समय उसके पास चेंज नहीं था, तो उसने भी ये कह दिया, अरे नहीं जी, थोड़े के चेंज मैं दे दूंगा, ज़्यादा का नहीं है मेरे पास। इस पर वो आदमी कहने लगा, चलो फिर मेरे साथ चलो, मैं अंदर से देता हूँ। तो रितेश कहने लगा कि मैं इसे जाने के लिए कह दूं कि खुद ही लेकर आ, लेकिन ऐसा ना हो अंदर बैठ जाए, फिर ऐसे परेशानी हो जाती है, मैं साथ चलूँगा। ऑटो लगाया एक तरफ कि क्या है यार, आप रखा कीजिए ना, ऑटो में बैठे हैं। तो उसने कहा नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो रितेश उसके साथ उस होटल के अंदर पहुँचा। अब रितेश ने अपनी आँखों से देखा था, वो आदमी जब होटल के अंदर गया ना, ऐसे अंदर गया, पीछे रितेश था, चलते चलते गायब हो गया, रितेश उसके पीछे। जब रितेश अंदर पहुंचा भाई, अंदर वो खंडहर था, पूरी तरह से खंडहर। छत काले रंग की, दीवारें जैसे ईंटों की बनी हुई, ऊपर प्लास्टर तक नहीं हुआ, पेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो खंडहर लग रहा था, खंडहर। और आदमी सामने से गायब हो गया। रितेश ऐसे कांपने लगा, भाई साहब कहाँ हो भाई साहब। 1-2 बार उसने ये किया, उसके बाद उसे लगा बाढ़ में जाए, मैं तो बाहर निकलता हूँ। तो रितेश बाहर की तरफ भागा। ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं हुआ, बस सामने से गायब हुआ था। उसे ऐसा लगा कि अंधेरा होगा, अंधेरे में ऐसे चला गया, तो मुझे नज़र नहीं आया। भागा ऑटो की तरफ। ऑटो में बैठते ही पीछे देखा, उसने कहा कि यहाँ से आवाज़ लगाता हूँ, कोई और मिलेगा तो साथ में जाऊँगा। पीछे देखा, होटल नहीं, खंडहर भी नहीं था, वहाँ पर सपाट ज़मीन थी, हाईवे के ऊपर सपाट ज़मीन, कुछ नहीं था वहाँ पर। हैरान हो गया जो रितेश था ना, ऐसे सर पकड़कर, हे भगवान ये क्या था, वो आदमी क्या चीज था। होटल भी गायब हो गया, वो आदमी भी गायब हो गया, ये क्या हो रहा है। तो जो रितेश था उसने बिना सोचे ऑटो वहां से भगाया। बार बार ऐसे मुड़ मुड़ कर देखता रहा कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं या ये मेरे साथ भूतिया घटना हुई है। रितेश ऑटो लेकर निकला, फिर उस तरफ। बाकी किसी समय वो आया, क्योंकि कभी बस का सफ़र किया करता था, पुणे की तरफ जाता था, किसी टैक्सी में भी गया, उस तरफ उसे कभी वैसा खंडहर, वैसा होटल नहीं दिखा जो उसी बार दिखा था उसे। वो आदमी क्या था, कोई भटकती हुई आत्मा। भाई वहाँ पर होटल कहाँ से आ गया, इस जगह तो होता ही नहीं था। वो क्या घटना थी उसे कभी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना किसी को उसने अच्छे से बताया जिसने उसे सही जवाब दिया। उसे इसका जवाब कभी नहीं मिल पाया कि ये कैसे हुआ था। लेकिन इस घटना ने रितेश जी को बहुत डराया है, और उन्हें पता है ये घटना उन्हें पूरी ज़िंदगी डराती रहेगी। वो हर किसी पर शक करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप इतनी बड़ी वीडियो को देखते हैं, कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, तभी तो आप वापस दोबारा देखने के लिए आते हैं। लेकिन यार, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, तभी मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लेकर आऊँगा।
हमारे सब्सक्राइबर्स की वो सच्ची कहानियाँ जो आपको भी डरा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।